देखो सबसेक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर सेक्शन 2 हम क्या है प्रोफेशनल एथिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रैक्टिस डीम टू बी इन प्रैक्टिस इफ एंगेज हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, इफ यू ऑफर टू परफॉर्म्स और परफॉर्म्स ऑडिट कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, या फिर सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा है, तो ठीक है। इफ रेंडर सर्विस अबाउट मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स लाइक रिलेटिव अकाउंटेंसी प्रेजेंटेशन शेड्यूल 2, या फिर सर्टिफिकेशन कर रहा है ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स, ठीक है। या फिर अदर सर्विस एस में भी प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। आर्टिकल ये क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता है ऑडिटर, ठीक है। एक सैलरीड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं किसी सीए के अंडर काम कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस में, तो मैं भी प्रैक्टिस में कहलाऊंगा जब तक ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट है तब तक, ठीक है। भले मेरे प्रैक्टिस नहीं है लेकिन मैं कहलाऊंगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कौन कौन से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अलाउड है। सबसे पहले एफएम सर्विस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबल, रिक्रूटमेंट कर सकता है, सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव प्लान कर सकता है, ठीक है। एंड देन पोस्ट इशू आईपीओ के लिए काम कर सकता है, पब्लिक वेबसाइट बना सकता है, यूट्यूब वाले को ऐसा ये हो सकता है। एडवाइस किसी चीज़ में, बस पब नहीं जा सकता, पब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग, ब्रोकिंग, ठीक है। और रिकवरी एजेंट कर सकता है इन बैंकिंग सेक्टर, बस ये एजेंट नहीं बन सकता, कंसल्टेंट बन सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, एडमिन सर्विस दे सकता है। एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये बोला गया हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, उसकी सीओपी सरेंडर हो चुकी है। एंड देन उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ही अंडर रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट कर रहा क्या है, है उसमें तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाकर के कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो वो दे सकता है क्या, तो लेकिन वो इसका आंसर देंगे सेक्शन 6 चैप्टर 2 के हिसाब से, जो सी एक्ट 1949 के हिसाब से सी ए को अलाउड नहीं है। ही इज़ बाउंड टू प्रोविजन ऑफ सी एक्ट 1949। अगर ये करता है, ये जो भी काम कर रहा है, ये एज कैपेसिटी एज अ सी ए कर रहा है, देयरफॉर इसकी सी ए ड्यूटी बाउंड हो जाती है। देयरफॉर ये रेगुलेशन को वो कर रहा है, इसलिए ही इज़ नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट। एज पर सेक्शन 8 के हिसाब से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग सी ए है, वो डिस्क्वालीफाइड होता है अगर वो इंसॉल्वेंट है। लेकिन अगर वो कोर्ट से अनडिस्चार्ज कोर्ट से ले लेता है कि भाई वो मैं मेरे सारे एसेट लाइबिलिटी हो गए हैं, बराबर हो गए, तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाएगा। और उसके बाद उसे सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्च्यून मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वापस से क्वालिफाइड हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्च्यून मिलना बराबर है, तो इसमें हमें सेक्शन 8 का रेफरेंस देना है। इसमें बोला गया हुआ है कि सी ए ने क्या कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया है ऑफ रॉ मटेरियल, जबकि वो सी ए नहीं है और सी ओ पी है ही नहीं उसके पास। नेक्स्ट डे वो अप्लाई कर रहा है, तो एज पर क्लॉज 2 पार्ट 1, देखो क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी अंडर दिस इफ ही कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द आईसीआई फॉलो नहीं करते हो, तो ये सब चीज़ हो गई। इसमें मैं एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ऑडिट क्लर्क है जिसने हमने क्या किया, आर्टिकल असिस्टेंट जहाँ पे आर्टिकल असिस्टेंट तो उसके फादर से हमने पैसा लिया है, ठीक है, स्टाइपेंड पे नहीं किया हुआ है, या फिर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, सीओ भी नहीं मिला, तो सेक्शन 6 में भी गिल्टी हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस नहीं मिली, फिर भी ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ज़्यादा लिमिट में टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सीए को अंडर में डाल लिया जबकि वैकेंसी थी नहीं, फिर भी सीए को आर्टिकल को रख लिया, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन का पेपर में आता है तो सेक्शन नंबर 6 का भी रेफरेंस देना है हमें, ठीक है। कि सी ओ पी का सिग्निफिकेंस बताना है हमें कि नो मेंबर इज अलाउड टू एंटाइटल टू प्रैक्टिस, ठीक है। और इट इज़ प्रीजुडिशियल फ्रॉम एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट टू रेंडर सच सर्विस, ठीक है। अदर मिसकंडक्ट का क्वेश्चन है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के अदर मिसकंडक्ट में कहाँ कहाँ ले सकती है, पांच तो डिसाइड। कहाँ कहाँ ले सकती है, सबसे पहले कहाँ देखो, शेड्यूल पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में ले सकती है अदर मिसकंडक्ट, और पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में ले सकती है, ठीक है। तो जो पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल है, उसमें तो सिंपल सी, अगर वो गिल्टी होता है, पनिशमेंट विद फाइन ऑफ मोर देन 6 मंथ सिविल और क्रिमिनल। और ये इसमें क्या होता है, पार्ट 4 ऑफ क्लॉज 1 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोलता है, अगर गिल्टी होती है, अगर ऑफेंस करता है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 6 मंथ ऑफ इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल है बिंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन, और उसके कोर्स ऑफ एक्शन है वेदर और नॉट इन प्रोफेशनल एवर, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इन पर्सनल अफेयर, एनी डेविएशन इन द स्टैंडर्ड्स है ऑफ नॉन प्रोफेशनल विच लीड्स टू डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। एंड देन अदर मिसकंडक्ट में कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख करके आना पड़ेगा, अगर आया तो रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स फेलियर टू रिटर्न विद इन रीजनेबल टाइम, बुक्स को छेड़छाड़ कर रहे हैं, आर्टिकल असिस्टेंट से अलग दूसरा काम करवा रहे हैं, मटेरियल मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसीआई के मनी को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट रिप्लाई कर रहे हैं, आई डिपार्टमेंट ऑफ बिलोंगिंग अलमारी में रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, कोर्शन ऑफ मेथड कर रहे हैं, ठीक है, कोर्शन मेथड कर रहे हैं ऑफ लोन सैंक्शन टू हिम।
जैसे बोला गया कि जो ऑडिटर है वो रिप्लाई नहीं कर रहा है रीजनेबल टाइम में, और पुलिस स्टेशन को भी लेटर ऑफ रिप्लाई नहीं कर रहा है, पब्लिक अथॉरिटी को रिप्लाई नहीं कर रहा है, और जो नॉन प्रोफेशनल वर्क है वो भी कर रहा है, तो किसमें अदर मिसकंडक्ट में वो गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें बोला गया हुआ है कि आईसीआई इसमें क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से गिल्टी हो जाता है अगर अगर सेम प्रेमाइसेस सेम बिल्डिंग सेम प्रेमाइसेस या फिर 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपलिटी, सेम प्रेमाइस सेम सिटी है 50 फ्रॉम द म्यूनिसिपलिटी रेंज, या फिर सुबर्ब्स लिख दिया है तो भी मान लेंगे। ठीक है, और उसमें सीए होना चाहिए, वेदर और नॉट प्रैक्टिस में हो या ना हो, है ना, उसका पार्टनर हो जाएगा, वो चल जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेंबर हो जाएगा, पार्टनर चल जाएगा, और कोई नहीं एम्प्लॉय चल जाएगा, लेकिन और कोई वो नहीं चलेगा। ठीक है, और कोई भी अदर पर्सन नहीं चलेगा। इसने क्या कर दिया, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को रख दिया है गिल्टी, 80 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया है, इनकम टैक्स ऑफिसर को रखा है गिल्टी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए हेबर्ट ब्रांच का जो हेड करता है। ठीक है, यहाँ पे सबर्ब्स लिख दिया है तो वो गड़बड़, सबर्ब्स लिख दिया मतलब 50 किलोमीटर के बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 लिखना भूलने का नहीं, 1 मार्क्स मिलेगा उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। सबसे पहले जो चार्ट अकाउंटेंट है वो अपने हेड ऑफिस में अपनी ब्रांच में अपना नाम तो लिख सकता है, ब्रांच अपने फर्म का नाम तो लिखेगा अपने उसमें। ठीक है, मगर वो अपने घर में अपनी फर्म का नाम नहीं लिख सकता है, अपना खुद का नाम और चार्ट अकाउंटेंट बता सकता है घर में। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है कि 100 किलोमीटर के बाहर तो क्या करना पड़ेगा, हम कर सकते हैं 3 महीने के लिए, हम क्या कर सकते हैं वहाँ से जा सकते हैं, अप्रैल मई जून के लिए गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अप्रैल मई जून के लिए गया, 3 महीने के लिए अलाउड रहता है, आईसी को बता देंगे तो अलाउड हो जाएगा। और बस वही लेटर हेड में उसका नाम नहीं होना चाहिए, और आईसी को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और बस ये सब कंडीशन है जिसके हिसाब से वो कर सकता है। और जैसे ही जब वो बंद कर देगा ऑफिस, कौन सा सेकंड वाला ऑफिस बंद कर देगा, मतलब हिल स्टेशन से जो दूसरा ऑफिस बनाया है वो बंद कर देगा 3 महीने के बाद, तो वहाँ पर बोर्ड हटा देगा। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि थ्रेड को कैसे सेफगार्ड कैसे करेंगे, ये बकवास किया, तो ट्रैप करेंगे थ्रेड को। इसने अपने चार्ट अकाउंटेंट में क्या कर दिया, सी ऑफिस में अपने ब्रदर इन लॉ को बैठा दिया जो चार्ट अकाउंटेंट नहीं है, और एम्प्लॉय को बता दिया जो चार्ट अकाउंटेंट नहीं है। तो सबसे क्लॉज वन पार्ट वन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो मेरे को आता है वो सिंपल से मिसकंडक्ट में हो जाएगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉय वो भी चार्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे, इज डीम टू बी मिसकंडक्ट, ये तो मेरे को आता है, अभी मैंने बोल दिया था। इसका अब बस एक क्लैरिफिकेशन लिखना है कि इट्स द ये सेफगार्ड क्यों आया, टू सेफगार्ड द पब्लिक अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया हुआ है एक सीए पास हुआ है, उसने सीओपी मतलब नहीं ली है, लेकिन क्या कर रहा है वो अपने पापा के दोस्त की कंपनी में काम करने मांग रहा है, जहाँ पर उसको वो क्लाइंट को टैक्स कंसल्टेंट सर्विस दे रहा है, और उसने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, चूतिया बनाने तरीके हैं, और लेकिन उसको थोड़ा बहुत रीइंबर्स खर्चे पानी के बस मिल जाते हैं, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा, तो बिल्कुल होगा। क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, वो अपना नाम यूज़ कर रहा है, वो सब हो रहा है। दिस सेफगार्ड्स जब अनक्वालिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, ये इसमें क्या बोला है कि एक चार्ट अकाउंटेंट जो मर गया है, उसकी पत्नी ने सामने वाले चार्ट अकाउंटेंट को वो कंपनी उसके सीए के नाम बेच दिया है, कितने में 30 लाख रुपये बेच दिया, तो ये अलाउड रहता है। सेकंड क्लॉज 2 पार्ट 2 का रेफरेंस देगा, क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, कि भाई इफ इस पेज एंड एग्रीज टू पे, इसको मैं बोल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को आता है, फालतू रिकॉर्डिंग बढ़ाना नहीं चाहता हूँ मैं। इफ यू पेज एग्रीज टू पे शेयर कॉम ब्रो, बस इतना बोल रहा हूँ, बाकी का मन में आ जाएगा। ठीक है, और गुडविल बेच सकता है वो। ठीक है, गुडविल बेच सकता है, वो बेच सकती है वो 1 साल, एंड देन उसके बाद सोल प्रॉपर्टी है तो क्या हो जाएगा, उसको शेयरिंग नहीं ले सकती है। अगर पार्टनरशिप फर्म थी तो शेयरिंग अलाउ हो जाएगा अगर डीड में अलाउ करता है तो। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ भी शेयरिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स और फिक्स फीस या फिर प्रॉफिट ऑन शेयरिंग, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो भी हो रहे हैं गवर्नमेंट को और अदर एक्सपेंस के नाम से हम शेयरिंग ऑफ फीस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अलाउड है। और 2 3 वो जो जिन लोगों के साथ अलाउड है वो पता है। ठीक है, कौन है, सी एस सी एम है, सिविल इंजीनियर, एडवोकेट है, ये सब फालतू के लिए सब अलाउड है। ठीक है, एंड देन विच हैविंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, और लीगल जो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कर सकते हैं अगर वो डीड में है तो। ठीक है, अगर एंड देन इस क्वेश्चन ने बोला रजिस्टर्ड वैल्यू के साथ शेयर किया हुआ तो वो नॉट अलाउड। Clause 6 Part 1 of first schedule, a chartered accountant practice if he solicits his professional work directly through CA in practice, circular, advertisement, interview and personal communication by any other person, वैसे वो सारी में मांग सकता है। सिक्योर अप्लाई इन
सिक्योर अप्लायर रिक्वेस्ट इनवाइट कर सकता है थ्रू अदर प्रोफेशनल वर्क से कर सकता है, और टेंडर में भी रिप्लाई कर सकता है। लेकिन रिप्लाई में, लेकिन अगर सी ए स्पेसिफिक के लिए है तो मिनिमम फीस स्पेसिफाइड होनी चाहिए। इसमें क्या बोलेंगे, क्लॉज 6 में सॉलिसिट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा पूरा हो गया था। यहाँ से बोलते हैं कि क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ में वो जो क्या बोलते हैं कोचिंग अगर कर रहा है तो एब्सटेंट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। और होर्डिंग पेपर, उसमें किसी में तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थ्रू होर्डिंग पेपर, बैनर्स एंड अदर मीन्स फॉलोइंग डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कोचिंग के बाहर सिर्फ साइन बोर्ड होना चाहिए, क्या पढ़ाते हो, VSI कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट कौन से पढ़ाते हो बताना पड़ेगा, और साइज एंड बोर्ड उसके हिसाब से होगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हो, चेंज इन, बस एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो चेंज इन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या चेंज इन एड्रेस हो रहा है तो क्या, अगर एडवर्टाइजमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन बेयर स्टेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, दिल्ली है तो दिल्ली में होना चाहिए, नंबर ऑफ इंसर्शन बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये सब कर सकते हो। एम्पल पैनलमेंट कर सकते हो जहाँ पे नोन टू सी ए है। एंड देन उसके बाद रोविंग इंक्वायरी बिल्कुल नहीं करना। बुक्स, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बुक्स आर्टिकल्स पब्लिकेशन पब्लिश कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स कर सकते हो, शादी का कार्ड, ये सब कार्ड कर सकते हो। इसमें सीए का नाम प्लस फर्म का नाम अलाउड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सिल्वर गोल्डन में कर सकते हो, ओपनिंग सेरेमनी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन। अगर अगर भाई हमको कोई हटा दिया, हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो ये अब्यूज़ नहीं करना है, पब्लिसिटी नहीं करना है कि ऐसा ऐसा हो गया था, वैसा ऐसा हो गया था। क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाएंगे। मूवी क्रेट में नाम अलाउड है, नॉट में डिफरेंटली, फर्म नेम कायम है, स्पेसिफिक फर्म को हमारा फर्म की प्रोफाइल शेयर नहीं करनी है फालतू किसी को भी, लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वारी के लिए मंगाए तो अलाउड है। एंड देन स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ICI वाली CPE कमेटी पब्लिक अकाउंट अलाउड है। CSR अलाउड है, लेकिन उसमें CA का नाम, CA का लोगो, खुद का नाम CA अलाउड है लेकिन लोगो अलाउड नहीं है। एंड देन उसके बाद भाई नॉट एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल अमेंडमेंट ऑफ क्लाइंट इंट्रोड्यूस, जिसने हमको इंट्रोड्यूस करवाया है उसने, वो अगर हमारे पास आ रहा है, जैसे कि हमारा दोस्त है, उसने हमको इंट्रोड्यूस करवाया, हमारा क्लाइंट है, और वो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो नॉट एक्सेप्ट करो, और ड्यूटी टू आस्क तुम वापस वापस जाओ, उसी के पास जाओ, ठीक है। पब्लिक इंटरव्यू दे सकते हो, उसमें बताना, प्रोफेशनल अटेंडमेंट बताना नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो बता देना, ठीक है। एंड देन बॉक्स नंबर में अलाउड है। उसके बाद वेबसाइट ऑफ द CAE भी अलाउड है, लेकिन कौन कौन सी अलाउड है। सबसे पहले हमें देखना है कि पुश क्या करना है, पुश नहीं करना है। पुल मेथड में कौन कौन सी करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सर्विस रेंडर्ड, नंबर ऑफ सेंडेड हैंडल्ड, एंड भाई एम्प्लॉय और खुद के नाम, पार्टनर ऑफ एरिया ऑफ एक्सपीरियंस पुल रिक्वेस्ट में, और कितने पार्टनर्स है वही पुल रिक्वेस्ट में, और आर्टिकल कितने वही पुल रिक्वेस्ट में, ठीक है। नाम, फीस, नेम और फीस अलाउड नहीं है आर्टिकल एम्प्लॉय की, कस्टमर की, ठीक है। और एटेलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर में हो सकता है, लेकिन उसमें CA का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोबाइल, देखो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो स्पेसिफिक CA वगैरह के लिए अलाउड रहती है ना, उसमें ना मोबाइल नंबर रहेगा, ना ये महाड़ा मतलब ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, ना CA अलाउड है लिखना, और एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट प्रोफेशनल अचीवमेंट को भी एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। और टेलीफोन जस्ट डायल में भी कर सकते हो। अंडर सेक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो रहना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसमें, ये CA है। और सबको अल्फाबेट, सबको प्रोमिनेंट मिलना चाहिए, टाउन सिटी में होना चाहिए, अल्फाबेटिकल होना चाहिए, डिफरेंटली नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए कि ये एकदम ही अलग है, ठीक है। सबको सबको सेम होना चाहिए। एंड देन उसके बाद क्या बोलते हैं, एग्रीगेटर में तो बिल्कुल अलाउड नहीं, जस्ट डायल, प्लम्बर ऐसा। एंड देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फॉर खुद के लिए, खुद के एम्प्लॉय के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक्विजिशन डिस्पोजल प्रॉपर्टी करे तो भी कर सकते हैं। एंड देन सेल और बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर कर सकते हैं इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी एज अ ट्रस्टी में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉज 6 हमारा कंप्लीट होता है। ये वाले पॉइंट बोला है कि इसने क्या किया, सॉलिसिट किया क्लाइंट को थ्रू कॉल करके कि फैमिली फ्रेंड को, तो क्लॉज 6 में गया, और शेयरिंग किया तो क्लॉज 2 में गया। क्लॉज 3 वैसे बोलता है कि वी एक्सेप्ट और एग्री टू पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ICAI। लेकिन जो हम 2 में जो हम दे रहे हैं उस अगर हम ले रहे हैं मान लो तो उसमें तो अलाउड है, अदर से नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अगर कमीशन ले रहे हैं तो गए, नॉट अलाउड, गिल्टी, ठीक है। और रेफरल फीस हम ले सकते हैं, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है। ये MCQ में आएगा। एंड उसको पार्टनरशिप में आ सकता है, एंड इनटू पार्टनर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अदर देन लेकिन अदर देन CA इन प्रैक्टिस से करेंगे तो गिल्टी पार्टनरशिप में, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए, इसमें प्रिस्क्राइब होना चाहिए। एंड देन इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट होना चाहिए हु बट फॉर द रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल टू रजिस्टर्ड एज अ मेंबर, मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हुज क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ने अगर कोई स्पेसिफिक बोल दी कि इसके साथ पार्टनरशिप अलाउड है तो कर लेना। जैसे बोला है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, B एडवोकेट है, तो हम शेयरिंग ऑफ फीस अलाउड है, और एक्सेप्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स भी अलाउड है, ठीक है। तो 2 और 3 का रेफरेंस देने का और लिखने का नॉट गिल्टी। ये इसमें क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट इन न्यूयॉर्क से
क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है जो कि अलाउड नहीं है, और लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स वाले से अलाउड है। याद रखना है हमको, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्लॉज 4 पार्ट 1 का रेफरेंस देना है, पार्टनरशिप अलाउड है, किन 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 लोग से अलाउड है। एंड देन उसके बाद जो CPA है ये अलाउड नहीं है, मतलब नॉट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंग्लैंड एंड वेल्स अलाउड है, लेकिन जो CA बाहर कहाँ, इंडिया का CA लेकिन प्रैक्टिसिंग बाहर कर रहा है, और उसने इंग्लैंड एंड वेल्स और फिर इन लोग अलाउड किए, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। दे विल बी प्रेफर विद प्रोविजन एप्लीकेशन प्रोविजन मेंबर टू आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया वाले CA के लिए भी एप्लीकेबल है ये। इसमें जो CA है वो क्या कर रहा है, नॉन CA मेंबर से पार्टनरशिप कर रहा है और बिजनेस कर रहा है। पहले पार्टनरशिप किया और बिजनेस भी कर रहा है, और 25% का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब दिया हुआ है। तो क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल और क्लॉज 11 जो बिजनेस वाला है उसमें भी वो मिसकंडक्ट में हो जाएगा, और क्योंकि उसने बिजनेस कर रहा है लेकिन परमिशन बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया, इसलिए दोनों। इसमें क्या बोल दिया, इसने वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट बनाना अलाउड है, कैची कलर ये भी अलाउड है, डिज़ाइन कुछ भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन जो ट्रेडर को टैग किया ये अलाउड नहीं है, और फीस तो वैसे अलाउड नहीं है, तो क्लॉज 6 में गिल्टी। एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर में, ओपनिंग सेरेमनी के लिए गया, नॉट अलाउड, 6 में गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो CA है वो पब्लिक कर सकता है, बुक्स को पब्लिश कर सकता है, मगर उसमें प्रोफेशनल अटेनमेंट्स नहीं बता सकता है। उसमें CA का नाम, फर्म का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्म का नाम भी अलाउड है यहाँ पे, ठीक है, मगर यहाँ पे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स अलाउड नहीं, इसलिए गिल्टी। क्लास 11 बोलता है कि अगर इसे इन प्रैक्टिस बिजनेस ऑक्यूपेशन करता है अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल कंडक्ट में मिसकंडक्ट गिल्टी हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकता है वो, डायरेक्टर बन सकता है, नॉट बीइंग MD एंड WTT, खत्म कहानी। मगर वो चैप्टर 17 के हिसाब से कर सकता है, ठीक है, मतलब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कर सकता है, पार्ट टाइम काम करो ना, सब चलता है, ठीक है। अगर ये इन सब लोग साथ ये सब लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव एडमिन से ये सब बन सकता है, ये सब काम कर सकता है, एंड देन उसके बाद सैलरी कम इसमें बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जनरल परमिशन कहाँ में लगती है, सबसे पहले जनरल परमिशन बेसिस देखो, CA इन प्रैक्टिस की CA के अंडर काम करने पर परमिशन लगेगी, प्राइवेट ट्यूटरशिप लेना परमिशन नहीं लगेगी, प्राइवेट ट्यूटरशिप मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो भी परमिशन लगेगी, ऑथर कर रहे हो नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कर रिन्यूअल कर रहे हो नहीं लगेगी, अटेंडिंग क्लासेस कर रहे हो नहीं लगेगी, पब्लिक MP MLA बन रहे हो नहीं बनेगी, ICFA में जाने नहीं लगेगी, भाई हमारा रजिस्टर्ड मैजिस्ट्रेट बनना नहीं लगेगी, एंड देन उसके बाद वेरिफिकेशन पेपर, IC का पेपर चेक करने लगेगी, खेती कर सकते हैं, रिकवरी कंसल्ट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, और एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल और एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल अदर देन, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और बिजनेस कंसर्न अगर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक परमिशन लगेगी, अगर नॉन बिजनेस कंसर्न कर रहे हैं तो भी लगेगी, और MD WTD है, अगर MD WTD बनना है तो भी स्पेसिफिक परमिशन लगेगी, फैमिली परमिशन अगर फैमिली का पास है तो भी परमिशन लगेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है अगर आपका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो लगेगी। अब इसे क्या कहेगा, ट्यूटरशिप कर रहे हैं अगर अंडर, ट्यूटरशिप कर रहे हैं अगर एनी इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, या फिर लेक्चरशिप कर रहे हैं ऑफ कोर्स अदर देन, लेक्चरशिप कर रहे हैं अदर देन CA एग्जाम के, तो भी लगेगी। एंड देन नोट कर, ये बात ध्यान रखना कि अगर शेयर में ट्रेडिंग करना है, सब करना है तो स्पेशल परमिशन लगेगी, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो स्पेशल परमिशन लगेगी, और इफ़ द डायरेक्टर ऑफ पार्टनर इज ऑडिटर ऑफ कंपनी लगेगी। एंड उसके बाद अगर हाँ जो सब्सिडरी का ऑडिटर है वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। HUF का तो क्या करना पड़ेगा, एविडेंस बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरे पास इनहेरेंट से आया है, HUF को पार्टनर नहीं बन सकता पहले, हो गया तो एविडेंस देना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि मैं नॉट एक्टिवली एंगेज हूँ, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि, और इसको भेजना पड़ेगा सेंट्रल ऑफिस को भेजना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट एक्टिवली एंगेज, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया हुआ है कि ये इन्हीं का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनी है इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लाइंट्स, या फिर अपने पार्टनर को भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाइंट ऑफ बोथ द पार्टनर के, जो पार्टनर है उसे, उसके भी क्लाइंट्स को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। ओनली, यहाँ पे क्या बोलना है, ओनली टू द पार्टनर ऑफ, ओनली खुद के रिलेटिव को भेज सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंड मेल ऑल CA इन कंट्रीज, पूरे कंट्री में इतनी भी CA सबको मेल भेज दिया भाई ने, सिक्योर एडवाइस, सिक्योर अप्लाई किया है प्रोफेशनल वर्क, तो अप्लाई कर सकता है, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सारी हम सिक्योर अप्लाई रिक्वेस्ट इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉज 7 बोलता है कि इफ़ ए एडवर्टाइजमेंट हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड यूज एनी डेजिग्नेशन अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय, इट इज़ अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ ICI और एनी अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, ठीक है। मैं एडवर्टाइज थ्रू राइट अप कर सकता है, और काउंसिल में रजिस्टर्ड वैल्यूअर और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अलाउड है, CS नहीं लिख सकते हैं। डेटिंग ऑफ सेटिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CA इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है।
लेटर हेड और अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। डेट ऑफ प्रैक्टिस कब प्रैक्टिस चालू की थी, एस्टेब्लिशमेंट सी नॉट अलाउड, लेटर हेड में अलाउड नहीं है। एडवोकेट में अगर उसका प्रोफेशनल कैपेसिटी कर सकता है, एडवोकेट में करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखेगा, अदर अदर मैटर में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कोई अलाउड नहीं है। प्रेस अगर कर रहा है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबका नाम, खुद का नाम, फर्म का नाम, कहाँ काम किया था, कहाँ से स्कूल किया, नाम, प्रिंसिपल का नाम, फर्म का नाम भी अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है प्रोहिबिशन, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स जो लेटर हेड है यहाँ पर दे सकता है, रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंबर के रिपोर्ट और सर्टिफिकेट इशू करेगा वो लेटर हेड में ही करेगा, ठीक है। एंड देन अपीयरेंस सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर में आ रहे हो और उसमें एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं करना है, यहाँ पर फर्म का नाम मेंशन कर सकते हो कि आप टीवी में आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हो तो आप टीवी खुद का नाम, फर्म का नाम मेंशन कर सकते हो। अगर टॉक्स में जा रहे हो, लेक्चर्स में जा रहे हो तो फर्म का नाम मेंशन नहीं कर सकते हो। एंड देन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो सब बता दो, लेकिन प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर, ग्लो साइन नहीं कर सकते हो। एंड शुड नॉट गिव गिफ्ट टू नेम ऑफ सी एंड बुकलेट्स, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हो तो उसमें जो बुकलेट इशू करते हैं उसमें किसी का नाम नहीं बताना। एंड देन जो पब्लिक अनाउंसमेंट है, जो हम क्या करते हैं प्रोस्पेक्टस है, उसमें एक्सपर्टीज की स्पेशलाइजेशन नॉलेज नहीं बताने का क्या क्या है। उसके बाद जो भी अप्रूव करते हैं उन लोग प्रोस्पेक्टस को अप्रूव्ड हमको हमसे कराओ तभी करो, ठीक है। और जो सी ए का जो लेटर हेड है, सी ए का लेटर हेड है उसमें जो पार्टनर है वो बता सकता है कि कौन कौन सी फर्म में वो पार्टनर है, ठीक है। और लोगो जो लोगोग्राम मोनोग्राम अलग यूज़ नहीं कर सकते, क्यू आर कोड अलाउड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिविंग नेम ऑफ ऑल सी ए अलाउड है, जो मैंने बताया कि कौन सी अलग अलग फॉर्म में कौन कौन सा पार्टनर बता सकता है, ठीक है। एंड देन जो कॉन्फ्रेंस और स्पीच में अगर वो दे रहा है और उसके बीच में अगर वो बोल रहा है कि एक्सपर्टीज एंड सर्विस के बारे में बता रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो मतलब यहाँ वाला पॉइंट में जाएगा। और उसके बाद अगर वो एग्जीक्यूटिव क्लेम भयंकर भयंकर तो 7 में जाएगा और 6 में भी क्लेम होगा, ठीक है। और और डिमोनेटाइजेशन के बारे में बता रहा है कि कैश कन्वर्जन प्राइस हमसे पूरा काला सफ़ेद करवा दूंगा पूरा, तो 6 और 7 में हो जाएगा। और 2 के 4th में भी नुकसान में जाएगा, ठीक है। राइट अप में क्या ऑनेस्टी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव क्लेम नहीं होना चाहिए, डिसअप्रोप्रिएट होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, टेस्टिमनी नहीं होनी चाहिए, अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए, मोनोग्राम बराबर होना चाहिए। एंड साइज अप टू 14, मेंबरशिप नंबर हो सकता है, मोनोग्राम हो सकता है। सिंपल सी राइटअप यानी जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना उसकी बात चल रही है। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला गया हुआ है। ड्यूरिंग अ टीवी इंटरव्यू, देखो टेलीविजन में आना, अपीयर करना अलग होता है, टेलीविजन में इंटरव्यू देना अलग होता है। टेलीविजन इंटरव्यू की बात है तो सेक्शन क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सॉलिसिटर में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलता कि अपीयर हो रहा है, टेलीविजन में अपीयर हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या बोलते हैं, सॉरी क्लॉज 7 क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो रहा है, जैसे कि टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट, रेडियो और लेक्चरर्स एट फोरम, तो यहाँ पर वो फॉर्म का नाम दे सकता है मगर वहाँ पर नहीं सकता। अगर जो सी ए है, जो हमने पढ़ा था क्लास 6 में पढ़ा था ना कि 140 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जो ऑडिटर है वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन जो लेटर है वो अपने बारे में बता सकता है कि मैं विलिंगनेस टू कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। एज पर क्लास 6 अगर ऐसा उसमें अगर ऐसा नहीं बताता है और वहाँ पे बहुत गाली बकता कि इन लोगों को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गिल्टी नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ द रिटर्निंग ऑडिटर हैज़ अ राइट टू रिप्रेजेंट हिज सर्कुलर अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कंपनी इन अ डिग्निफाइड मैनर टू एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्शियसली। ये पीछे वाले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि वहाँ पर 140 सबसेक्शन 3 पार्ट 3, 140 सबसेक्शन 3 4 पार्ट 3 में अगर अगर उसने रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने हटाना चाह रही है लेकिन उसने रिप्रेजेंटेशन दी है, मगर उसने बताया कि भैया मैंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, तो वो अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप हाईलाइट कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंट्रोल में क्या क्या आपने जो दिया तो उसको हाईलाइट कर रहे हो। हाईलाइटेशन इज नॉट अलाउड ब्रो। जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अ मैनर सो एज टू पब्लिसिटी ये तो अनूप है गिल्टी, मतलब एक वर्ड से गिल्टी हो गया भाई साहब। ये वाले क्वेश्चन ने बोल दिया है कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं भाई साहब हमको काम दे दो, भूख मांग रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा अलाउड नहीं है। 6 में बोल दिया गया है कि अलाउड नहीं है। तो अलॉटमेंट ऑफ ऑडिटर है, ये क्या बोल दिया, एग्जिस्टेंस जो हमको नोन टू द मेंबर है उसमें वो भेज सकता है, मगर रोविंग इंक्वायरी इज नॉट अलाउड ब्रो, ठीक है। रोविंग इंक्वायरी अलाउड नहीं है, इसलिए गिल्टी पकड़ो साले को। Doing inquiry one of the 3 firms shortlisted by AI 3 एक कॉर्पोरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। बैंक में बैंक है,
to the audit form along with the maximum fees per branch and other some of the quotation ठीक है quotation for this one can discuss any and is guilty of professional misconduct. Oh my god, kaya kaya यहाँ पर क्या बोल दिया है कि यहाँ पर क्या बोल दिया है कि जो मैक्सिमम फीस है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। जो मैक्सिमम फीस है ना वो अलाउड नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ एक ऑडिट फर्म है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक ने वो कर दिया है, लेकिन बैंक ने उसको भेज दिया लिस्ट, सारे ब्रांच की लिस्ट भेज, लेकिन मैक्सिमम फीस बता दिया है। तो मैक्सिमम फीस के लिए वो पूरा प्रोविजन डाल देना कि टेंडर के लिए अगर स्पेसिफिक ऑडिटर के लिए तो मिनिमम फीस होनी चाहिए, और मिनिमम फीस नहीं है तो बाकी सबके लिए नॉर्मल है, तो क्या होना हम टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, मैक्सिमम फीस अलाउड कर दिया है, तो इसलिए वो गिल्टी है। इसमें क्या बोला गया है कि जो सीए है, एक वही वाला क्वेश्चन है कि पुराना जो हमारा दोस्त था उसने हमको एक इंट्रोड्यूस करवाया रिच फ्रेंड से, और वो रिच फ्रेंड को रिच फ्रेंड हमारे पास आया और हमने वो कम फीस लोड का कोड कर दिया। तो इसका रेफरेंस दे देने का और फर्दर क्लैरिफिकेशन लिखने का। फर्दर क्लैरिफिकेशन बता ICAI कि भाई ये धोखा कर रहा है ये, तो उसने इसमें लिखा हुआ है कि सम फॉर्म ऑफ ऑडिशन हैज़ प्रोहिबिटेड है, तो एक्सेप्ट नहीं करो और उसको बोलो कि तुम उसी के पास जाओ, ठीक है। ये तो प्रोफेशनल वर्क ऑफ सच क्लाइंट कम डायरेक्टली अगर आता है तो इट शुड बी ड्यूटी टू आस्क द क्लाइंट दैट ही शुड कम थ्रू द अदर मेंबर डीलिंग जनरली विद हिज ओरिजिनल वर्क। उसके थ्रू आओ, हमारे पास डायरेक्ट मत आओ। देखो इसमें बोला गया है कि हमने क्या किया, हमने सामने वाली को कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें हम एम्पैनल्ड है पहले से, ठीक है। उसमें हम ये बोल रहे हैं बस कि भाई देखो एक काम करो, उसमें आंसर ही बस बोला गया है तो गिल्टी तो है ही। द राइटिंग टू कंटिन्यूइंग लेटर टू असर्टेन द रीज़न फॉर, मतलब रीज़न पूछना अलाउड है फॉर नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन उसको बार बार हमको काम दो नॉट अलाउड। इसमें वो टेंडर वाला केस है, गवर्नमेंट का टेंडर आया हुआ है जो कि स्पेसिफिक वर्ष ये नहीं है, तो मतलब डिपॉजिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूरत ही नहीं है, और हमने 50,000 डिपॉजिट किया है तो चलता है वो। जो हमारी वेबसाइट रहती है उसमें नो फोटोग्राफ, सिर्फ जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो अलाउड रहती है, तो नो फोटोग्राफ पासपोर्ट अलाउड इन वेबसाइट। यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा वेबसाइट है उसमें पार्टनर की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई है, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो हम इसमें डिस्क्वालीफाइड नहीं। देखो वेबसाइट में हम लिंक दे सकते हैं जो कि वेबसाइट ऑफ ICAI की रीजनल काउंसिल, ब्रांच, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज के हम लिंक दे सकते हैं, मगर ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जिसका वो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। देखो जो वेबसाइट बनाते हैं ना उसमें मैंने पढ़ लिया है कि नेम क्लाइंट का नाम अलाउड नहीं है, और इंटीमेशन सर्कुलेट जो वेबसाइट में जो कलर कोई वो रोल नहीं है, कलर कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, मगर सर्कुलेशन ऑन देयर ओन थ्रू ईमेल इज़ नॉट अलाउड एक्सेप्ट ऑन स्पेशल पुल रिक्वेस्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। और नेम और फीचर इज़ नॉट अलाउड। जो हम लेटर हेड में हमारे वेबसाइट का प्रमोशन दे सकते हैं।
सीए है वो क्या टाइम पास कर रहा था, टाइम क्या कर दिया उसने, कोचिंग क्लास ले रहा है वो, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट कर दी है अपनी कोचिंग, तो वहाँ पे गिल्टी हो गया। और क्या यहाँ पे एक नई बात बतानी चाहिए कि जो शुड नॉट, जो कोचिंग है इट शुड नॉट बी हवर 25 घंटे, हवर और वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 घंटे एक वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें गिल्टी है वो। एक बात और बतानी है यहाँ पे कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट वो नहीं बता सकता अपने आप को, लेकिन जो लेटर हेड है ना उसमें बता सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया एक सीए को मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस मिल गया और अपने आप को मर्चेंट बैंकर बता रहा है और अपने डॉक्यूमेंट्स में भी बता रहा है, तो इट इज़ नॉट अलाउड। सी अपने आप को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर बता सकता है। हमने पहले ही पढ़ा क्यूआर कोड विजिटिंग कार्ड में अलाउड। जो जो सीए वो क्या है, डायरेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, माइंड डायरेक्टर होटल डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन प्रोफेशनल अटेंडमेंट बताना अलाउड नहीं, तो क्लॉज 6 में गिल्टी और 7 में गिल्टी, सॉरी। क्लॉज 8 में बोलता है कि जो ऑडिटर है इसने एक्सेप्ट पोजीशन एज एन ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेट विथ हिम इन राइटिंग, ठीक है, एंड देन उसके बाद कौन कौन से रीज़न है जिससे वो एक्सेप्ट नहीं किया, नॉन कंप्लाइन 130 140 कंप्लाइन नहीं किया, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं किया, या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया, तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे बस वो क्वालिफाइड प्रॉपर काम नहीं है, जस्टिफाइड हो रहा है, तो हम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से मोड है। सबसे पहले क्या है, 2 देसी 2 विदेशी, लेटर भेज दो, रजिस्टर्ड बोर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, अगर ये तो इन हैंड दे दो, ईमेल दे दो, यूडिन से कर दो, ठीक है। एंड देन स्पेशल केसेस, अगर प्रेमाइस फाउंड लॉग हो तो हम ड्यूम्ड मानेंगे गया है, और फॉर्म नॉट फाउंड रजिस्टर्ड वैल्यू है तो हम भी मानेंगे कि डिलीवर हो गया है, अनलेस रिटायर ऑडिटर बोलता है नहीं मैं तो वहीं पे था, ठीक है। जॉइंट ऑडिट विद टू कम्युनिकेट विद सच राइटिंग, ठीक है। स्पेशल ऑडिट है अंदर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हेल्दी प्रैक्टिस है कि तुम भेज दो, ठीक है। एंड देन क्या होता है इट एप्लीकेबल्स टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। एंड असाइनमेंट अगर सबको कर रहा है तो इट इज़ हेल्दी प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑडिट है तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिल सकता है, क्योंकि कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिले वाला काम रहता है यहाँ पे। देखो यहाँ कम्युनिकेट तो किया है क्लॉजेट के साथ, लेकिन फ़ोन में कम्युनिकेट किया, फ़ोन में कम्युनिकेट थोड़ी ना होता है। वो जो 4 पॉइंट है, रजिस्टर्ड पोर्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एंड देन उसके बाद इन हैंड डिलीवरी, एंड देन उसके बाद मेल, रजिस्टर्ड मेल विद आईसीआई और यूडिन, इन सब से करना पड़ता है भाई। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बोल रहा है। देखो हमारे पास 4 पॉइंट, दो विदेशी, लेकिन ये जो अंडर लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज़ नॉट अ सफिशिएंट एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब ये जो दो विदेशी रजिस्टर्ड बोर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इन हैंड डिलीवरी, मेल, वो उससे ही करना पड़ेगा, इसमें ये अप्लाई नहीं करता। ये एमसीक्यू में 110% आ सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से किया उसने। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या बोला गया हुआ कि प्रीवियस ऑडिटर को देखना है, क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि जो उसने रेजिग्नेशन फाइल किया है 30 दिन के अंदर वो बराबर हुई है कि नहीं हुई, रीज़न फैक्ट्स पूछना है, और उससे क्या करना है, हमें एनओसी लेना है कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर लेना है, ठीक है। और उससे पूछना है कि वेदर देयर इज एनी, मतलब हमें असर्टेन करना है कि ऐसी कोई असर्टेन सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है विच ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस तो नहीं यार इससे हमें लगता है कि नहीं यार हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड क्या करना चाहिए, द अपॉइंटमेंट 139 के हिसाब से बताना चाहिए कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, वो रिटर्न सर्टिफिकेट जो अपॉइंटमेंट इज इन अकाउंटेंट में 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से हुई है, और नोटिस बताना पड़ेगा 139 140 हैज़ बिन इफेक्टिवली सर्व्ड ऑन द ऑनगोइंग ऑडिट, ठीक है। तो जा रहा है उसके हिसाब से 130 140 के साथ बराबर हुई है, ठीक है। एंड देन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, जो हमारी मेरी अपॉइंटमेंट 139 सबसेक्शन 8 के हिसाब से होगी, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसमें बोला गया हुआ है कि ये एक ऑडिटर है, पुराना ऑडिटर है तो वो छोड़ चले गया, क्योंकि उसको बहुत दूर से मतलब रोज़ साले को 70-100 किलोमीटर से आना पड़ता था, उसको बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो उसने मना कर दिया कि भाई इतना मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी नया वाला ऑडिटर क्या बोलता है, मैं खर्चा लूँगा नहीं, क्योंकि मैं इसी टाउन का हूँ और मैं फीस भी कम ले रहा हूँ, तो ये अलाउड है। कोई इसमें सेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अलाउड है, ठीक है, कि नॉट गिल्टी। इसमें वही वाला पॉइंट बोला गया हुआ है कि प्रीवियस ऑडिटर ने बताया है कि उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी हुई थी, इसलिए मैनेजमेंट उसे चेंज करना चाहता है, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे पूरा, क्लॉज 8 का पॉइंट लिखेंगे, नॉन कंप्लाइंग विद 130 140 और नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट पे एंड इशूएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा कोई रूल नहीं है रिटर्न अनरिटर्न की भाई ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको अगर लगता है कि जो ऑडिटर है वो बराबर काम नहीं किया हुआ है, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता है कि उसका एटीट्यूड रिटर्निंग ऑडिटर वॉज नॉट प्रॉपर एंड जस्टिफाइड, तो कर सकता है।
क्लॉज 9 बोलता है कि अगर एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट कर लेता है एज ऑडिटर इफ अ कंपनी विदाउट फॉर असर्टेनिंग दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ 139 एंड 140 हैज़ बीन प्रॉपर्ली कंप्लाइड विथ, और उसको देखना है कि नो शेयर, इसको देखना पड़ेगा कि ऑब्लिगेटरी ऑन इनकमिंग ऑडिटर टू असर्टेन करना पड़ेगा द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर हैज़ बीन, जो अपॉइंटमेंट का है वो बराबर है कि नहीं है, जिससे नो शेयर होल्डर और रिटायरिंग ऑडिटर की बाद में उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वुड बी नॉट सफिशिएंट फ्रॉम इनकमिंग ऑडिटर टू एक्सेप्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट, काम जरूर नहीं चलेगी, वेरीफाई रिकॉर्ड खुद से करो, ठीक है। इफ कंपनी इज नॉट विलिंग टू अलाउ तो वेरीफाई रिकॉर्ड करो, शुड नॉट एक्सेप्ट ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है। और ESB गाइडलाइंस बोलती है कि ओल ऑडिटर क्या करेगा, स्टेटमेंट भेजेगा, वो चाहता है कि मैं अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ लेकिन मैनेजमेंट नहीं कर रही है, तो क्या करेगा, स्टेटमेंट भेजेगा, और किसको भेजेगा, मैनेजमेंट ICA को भेजेगा और कंपनी शेयर होल्डर को भेजेगा, ठीक है। और कम्युनिकेट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेगा और ICA को करेगा, और इसकी रिपोर्ट लेनी न्यू ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बोला है कि एक ऑडिटर था वो एक्सेप्ट नहीं किया ऑडिट को, और दूसरा ऑडिटर रानी है उसने एक्सेप्ट कर ली, तो ये कैजुअल वैकेंसी थोड़ी ना है, पहले ऑडिटर ने अपॉइंट किया ही नहीं तो कैजुअल वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे दिया भैया, ये भरोसा कर लिया, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल।